मोदी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर बिल लेकर आई, लेकिन विपक्ष ने इन बिल के पीछे मोदी सरकार की छिपी मंशा का पर्दाफाश कर डाला। एक तरफ प्रियंका गांधी ने हंस हंस कर अमित शाह को ऐसा घेरा कि अमित शाह को भी जबरन मुस्कुराना पड़ गया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने तो ऐसा स्मार्ट मूव खेला कि अखिलेश यादव से भी एक कदम आगे बढ़ गईं। इसके बाद बात राहुल गांधी की भी करेंगे कि कैसे उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री मोदी को जादूगर कहकर बहुत बड़ा हमला बोल डाला। चलिए आपको इस खास रिपोर्ट में पूरा राजनीतिक माहौल समझाते हैं। पहले बात करते हैं प्रियंका गांधी ने आखिर अमित शाह की हंस हंस कर कैसे धज्जियां उड़ा डाली। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी भाषण देने खड़ी हुई। प्रियंका ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस महिला सांसदों के लिए 23% आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन इस बिल की असली समस्या ये है कि ये पूरी तरह से राजनीति से भरा हुआ है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने जैसे ही ये बयान दिया, अमित शाह अलग अंदाज में मुस्कुराते हुए नजर आए। इसके बाद प्रियंका गांधी भी मुस्कुराई और बोल पड़ी कि गृह मंत्री जी हंस रहे हैं। और फिर प्रियंका गांधी ने अमित शाह को लेकर ऐसी बात कही कि पूरा सदन ठाकों से गूंज उठा। प्रियंका गांधी अमित शाह की तरफ देखते हुए बोल पड़ी कि अगर आज चाणक्य जिंदा होते तो वो भी आपकी राजनीतिक कुटिलता पर चौंक जाते। प्रियंका हंसते हुए बोली कि गृह मंत्री जी हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरी योजना बना रखी है। अब देखिए कि प्रियंका गांधी ने चाणक्य का नाम लेते हुए अमित शाह पर जो कहा वो सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक तंज था। अब चाणक्य को इतिहास में सबसे चालाक, रणनीतिक और राजनीति के माहिर दिमाग के तौर पर जाना जाता है। तो जब प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि अगर चाणक्य जिंदा होते तो वो भी अमित शाह की चालाकी देखकर चौंक जाते, तो इसका सीधा मतलब ये है कि प्रियंका अमित शाह पर आरोप लगा रही हैं कि आप बहुत ही चालाक और रणनीतिक राजनीति कर रहे हैं और आपकी राजनीतिक चालें इतनी जटिल और कुटिल हैं कि इतिहास के सबसे बड़े रणनीतिकार भी हैरान हो जाएं। प्रियंका गांधी हंसते हंसते साफ तौर पर यह समझा गई कि सरकार महिला आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे को भी सीधे तरीके से नहीं बल्कि राजनीति और रणनीति के खेल के साथ पेश कर रही है। यानी असली मकसद महिलाओं को तुरंत आरक्षण देना नहीं है, बल्कि इसे चुनावी और राजनीतिक फायदे के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अब आपको पहले ये समझना जरूरी है कि विपक्ष आखिर इन बिल के विरोध में क्यों है। फिर आपको आगे और दिलचस्प मामले बताएंगे कि कैसे इकरा हसन और राहुल गांधी ने मोदी सरकार के पसीने छुटा दिए हैं। तो महिला आरक्षण बिल है क्या? तो ये कानून कहता है कि लोकसभा और विधानसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी, यानी इससे ज्यादा महिलाएं राजनीति में आएंगी और महिला सशक्तिकरण होगा। लेकिन सरकार की रणनीति में असली ट्विस्ट है परिसीमन को लेकर। परिसीमन का मतलब होता है चुनावी सीटों की सीमाएं और संख्याएं तय करना, यानी ये तय करना कि किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ेंगी और कितनी घटेंगी। ये काम जनगणना के आधार पर होता है। अब विवाद भी इसी वजह से है। सरकार के मुताबिक महिला आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा। पहले ये दो चीजें होंगी, एक नई जनगणना और दो परिसीमन। इन दोनों के बाद ही महिलाओं को 33% सीटें मिलेंगी। अब विपक्ष का विरोध भी सरकार की इसी रणनीति को लेकर है। विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि इसे परिसीमन से जोड़ने पर ऐतराज जता रहा है। कुछ दक्षिण भारत के राज्य डर रहे हैं कि परिसीमन के बाद उन राज्यों में सीटें बढ़ेगी जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, जिसके बाद साउथ की पॉलिटिकल पावर कम हो सकती है। विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार जाति जनगणना से बचना चाह रही है, क्योंकि महिलाओं के अंदर भी अलग अलग वर्ग हैं, जैसे ओबीसी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, इनको भी समान हक मिलना चाहिए और इनके लिए अलग कोटा होना चाहिए। अब आते हैं इकरा हसन के भाषण पर। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भरी संसद में ऐसी डिमांड कर डाली जिससे वो अखिलेश यादव से भी एक कदम आगे बढ़ गईं। इकरा हसन ने लोकसभा में पेश किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन एवं जनगणना को लेकर
सरकार को ऐसा घेरा जो उनका स्मार्ट मूव माना जा रहा है। दरअसल इससे पहले अखिलेश यादव संसद में मुस्लिम महिलाओं के लिए खास आरक्षण की मांग उठा चुके हैं, लेकिन अब इकरा हसन ने न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं बल्कि देश के सभी अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को विशेष आरक्षण और उनको चुनाव लड़ने के आर्थिक पैकेज देने की मांग कर डाली है। यानी इकरा हसन ने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात ना करते हुए सभी अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्वेशन की मांग की है। साथ ही इकरा ने ओबीसी और वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए उप आरक्षण की भी मांग की है। इकरा हसन ने यह भी सुझाव दिया है कि ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए अलग प्रावधान किए जाएं और चुनावी खर्च में राज्य सहयोग दे। वहीं इकरा हसन ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन और जनगणना के आड़ में छिपा रही है और ये महिलाओं के अधिकारों के साथ धोखा है। अब इकरा हसन ने ऐसी डिमांड रखी कि जिससे हर वर्ग की महिला का सशक्तिकरण हो सके, साथ ही चुनाव के लिए महिलाओं को आर्थिक मदद मिले ताकि राजनीति के क्षेत्र में वो सशक्त हो सके। अब आते हैं राहुल गांधी के भाषण पर, जिसमें 3 बड़ी बातें क्या रही आपको वो बताते हैं। तो राहुल गांधी के भाषण की पहली बड़ी बात ये रही कि पीएम मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी बोल पड़े कि सच ये है कि जादूगर पकड़ा गया है। वो बोले कि बीजेपी वाले इतने बेवकूफ नहीं हैं, वो जानते हैं कि परिसीमन वाला बिल ऐसे तो पास हो नहीं सकता, इसीलिए चुनावी नक्शा बदलने के लिए उन्होंने महिला आरक्षण का सहारा लिया है। राहुल गांधी बोले कि सच ये है कि जादूगर पकड़ा गया है, बालाकोट का जादूगर, नोटबंदी का जादूगर, सिंदूर का जादूगर अब अचानक पकड़ा गया है। इसके बाद राहुल गांधी ने दूसरी बड़ी बात कही कि आप डरते हो लेकिन हम चुनावी नक्शा बदलने नहीं देंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी बोले कि आपकी पावर कम होती जा रही है, इसीलिए चुनावी नक्शा बदलना चाह रहे हो, जैसा कि असम में किया, लेकिन हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे। पूरा विपक्ष इसे हरा कर रहेगा। और तीसरी बड़ी बात राहुल गांधी ने अपने भाषण में कही कि ये दलितों, ओबीसी वर्गों के लिए क्रूरता वाला बिल है। राहुल बोले कि सभी जानते हैं कि ओबीसी, दलित और महिलाओं के साथ क्या होता है। सरकार ओबीसी का अधिकार छीनना चाहती है। दरअसल इससे पहले अखिलेश यादव भी अपने भाषण में साफ कह चुके हैं कि महिला आरक्षण की आड़ में बीजेपी परिसीमन करके अपनी पसंद की लोकसभा बनाना चाहती है ताकि उन्हें हार का सामना न करना पड़े। साथ ही अखिलेश यादव भी ये दावा कर चुके हैं कि मोदी सरकार जातीय जनगणना से बचना चाह रही है क्योंकि अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों की महिलाओं को समान हक देना पड़ जाएगा। यहाँ तक कि अखिलेश यादव तो बीजेपी की पोल भी खोल चुके हैं कि जो मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, खुद उसकी सरकार में महिलाओं को तरजीह नहीं दी जाती है। जिन 21 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, उनमें से किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ तक कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनको भी मुख्यमंत्री के अधिकार नहीं दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वो भी आधी मुख्यमंत्री हैं, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर चलती हैं। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी तो मोदी सरकार को बड़ी चुनौती दे चुके हैं। वो बोल पड़े कि अगर आपको सच में महिला सशक्तिकरण की चिंता है तो 2027 के यूपी चुनाव में 50% महिला उम्मीदवार उतार दीजिए।